that is periodic table, classification of elements and periodicity in the properties, right? जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते बेटा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप रिवाइज करके आए होंगे. और आज हमारा केबीसी राउंड शुरू होने वाला है स्टार्टिंग से भी. इसको केबीसी की जगह हम रख देते हैं केबीडी, राइट? केबीसी क्या था? कौन बनेगा करोड़पति. लेकिन हमें क्या बनना है? डॉक्टर. तो हम इसका नाम रखेंगे कौन बनेगा डॉक्टर, राइट? तो आज मैं आप लोग के लिए बेटा क्वेश्चंस लेके आई हूं एटॉमिक रेडियस के भी. और अब तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो इजी था, टफ था, फैक्ट बेस्ड था, फिर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? एक बार जल्दी से हम क्विकली रिवाइज कर लेते जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आप ही लोग रिवाइज करवाओगे. जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने कल क्लास में स्टार्ट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा? एटम की रेडियस के बारे में. तो हमने क्या पढ़ा था बेटा एटम की रेडियस के बारे में? कि एटम की जो रेडियस होती है, क्या होती है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियर टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में प्रेजेंट है, वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो एटम की रेडियस होती है. वही हमें एटम का साइज कंपेयर करवाती है. हम किसी भी एटम की एग्जैक्ट रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते. यही हमने पढ़ा था. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एटम की रेडियस 3 तरीके की होती है. नंबर 1 दैट इज कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 दैट इज मेटालिक रेडियस, नंबर 3 दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस. और यहां पर हमने क्या रिलेशन निकाला था बेटा? बिल्कुल सबसे ज्यादा वॉन डेर वाल रेडियस, फिर मेटालिक और फिर कोवेलेंट रेडियस. बिल्कुल. क्या डिफरेंस होता है बेटा? कोवेलेंट रेडियस से आपको याद आ जाएगा कुरकुरे, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं चैट बॉक्स में. मेटालिक रेडियस से आपको याद आ जाएगा रामलाल, पिंकी, बबीता. और वॉन डेर वाल रेडियस से आपको याद आ जाएगा क्लास के वो 2 बच्चे जो आपस में कभी बात नहीं करते. यही हमने पढ़ा था बेटा. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि हम एटम की रेडियस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो हमने सारी कहानियां पढ़ी, रीजंस पढ़े. सबसे पहले हमने जाना कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो अलोंग द पीरियड चलने पर क्या होता है? शेल नंबर हमारा सेम रहता है. शेल नंबर सेम रहता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है. ये हमने पढ़ा था. जब हम चलते हैं बेटा अलोंग द पीरियड, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर उस केस में शेल नंबर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है. शेल नंबर बढ़ता है तो इनर शेल बढ़ते हैं, इनर शेल बढ़ते हैं तो वहां पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है. क्या होता था बेटा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट? जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट? वो इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है. हमने ये चीज पढ़ी थी. फिर हमने पढ़े थे एक्सेप्शंस. हम चले थे सबसे पहले 3D सीरीज के बारे में. तो बेटा 3D सीरीज में मैंने पढ़ा आप लोग के डाउट्स. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपने रीजन समझा दिया. जनरली आपने भी हर जगह ना रीजन पढ़ा होगा कि 3D में यहां से यहां तक ये होता है, मैग्नीज से निकल तक ये होता है, और कॉपर जिंक में ये होता है. बट जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो तो याद करना है ना एटम की रेडियस का. कोई हमसे रीजन तो नहीं पूछेगा ना, वो तो हमसे एक्सेप्शन का ऑर्डर पूछेगा. और हमें किसी भी एटम की रेडियस को लर्न नहीं करना. कभी भी एग्जैक्ट रेडियस नहीं पूछी गई है. फिर क्या पूछा जाता है बेटा? हमेशा साइज को कंपेयर किया जाता है. हम साइज को कंपेयर करके बताते हैं. तो वो ऑर्डर हमको याद रखना है. तो 3D सीरीज के रीजन में फिर से समझा देती हूं बेटा. इनिशियली क्या होता है? अलोंग द पीरियड चलते हैं 3D सीरीज में. 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड जाने पर पीरियड नंबर हमारा सेम है. पीरियड नंबर सेम है तो उससे क्या हो रहा है? पीरियड नंबर सेम होने से हमारा साइज में ज्यादा डिफरेंस किसकी वजह से आता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था. तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक तो डिक्रीज होता है. लेकिन जब हम फे को नी पर आते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल पर आते हैं, तो वहां पर 2 फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं. फैक्टर नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है.
फैक्टर नंबर 2, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन हो रहा है, और ग्रह युद्ध होता है तो दूरियां बढ़ती हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जितना डिक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज हो रहा है, वहां पर साइज कांस्टेंट हो गया। उसके बाद डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, क्योंकि 3d10 4s1 3d10 4s2 वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन डोमिनेंट होता है और साइज डिक्रीज होता है। बट जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो आपको याद करना है। सेम हमारे पास एक्सेप्शंस आए थे बेटा लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स में। क्लियर? ये एक्सेप्शंस हमको याद रखने हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एक्वस फेज वाला फिर से बता दो। भाई लीना की रब से फरियाद, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैसियस फेज में जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर उन एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, अगर उन्हीं एलिमेंट्स को हम पानी में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस फेज। और आपने हाइड्रेशन में पढ़ा है जिसका सबसे छोटा साइज होता है उसके पास उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आके कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब उसका एक्वस फेज में साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसका साइज सबसे कम था उसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये मतलब रीजन है कि क्यों एक्वस फेज में साइज रिवर्स हो जाता है, राइट। अब एक चीज जो पेंडिंग चल रही थी, जो मुझे आपको समझानी थी, यहां से आपको नोट्स में भी नोट करना है इस चीज को। हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा एटॉमिक रेडियस वाले कंसेप्ट के एक पॉइंट को मुझे आपको बताना था कि भाई एक और एक्सेप्शन आता है। हमने एक एक्सेप्शन पढ़ लिया था बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन था, अलोंग द पीरियड जाने पर 3D सीरीज, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब जो एक्सेप्शन था। प्लस जब हम बेटा सीरीज में पढ़ते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। जल्दी से 3D सीरीज के एलिमेंट्स का नाम लिख दो बेटा। अब तक तो आपने याद कर लिया होगा बेटा। तो क्या है हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या बताया था, शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। 3D सीरीज थी बेटा। 4D सीरीज क्या थी बेटा, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह, पड़े, आग में कूद। ये 4D सीरीज है अपनी। और 5D सीरीज क्या थी बेटा, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पीरियड है, तो ये तो आपको पता है ना बेटा, मैम ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछो। मैम अभी आपने बताया ही क्या है जो हमें शक होगा, कोई शक नहीं होगा, और जिसको यहां पे भी शक है उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो बेटा ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि यहां पर भी साइज में एक्सेप्शन है। भाई हमें पता है 4th पीरियड से 5th पीरियड, 5th पीरियड से 6th पीरियड की तरफ हम जब जा रहे हैं तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन बेटा जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, पता है वहां पर क्या होता है, जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आपको पता है बेटा यहां पे क्या होते हैं, लैंथेनम है ना, ये लैंथेनम के बाद क्या थी, ये हमारा होता है ग्रुप 3, और यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। क्या होते हैं लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, याद आ रहा है, ला, सीप्रा, नंदा, पमसम, यूरोपियन गुड्डा, तुम दादा हो, अरे तुम इधर आओ। तो क्या था लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में, जो उनका एफ सबशेल होता है, यहां पर हॉफनियम से पहले जो एलिमेंट आएगा वो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और इससे पहले अगर हमारे पास 4f14 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं एफ ब्लॉक के अंदर, तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, उनका होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट।
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और वी कैन से इट पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से, कल ही हमने पढ़ा है, यानी कि इस सीरीज के जो एलिमेंट हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता था, मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते थे बाहर की तरफ, तो साइज इंक्रीज होता था। लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ये जो हमारे पास 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, इधर कोई चेंज नहीं होता। रिपीटिंग वंस अगेन, जब हम 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं, 4D से 5D सीरीज बोले तो 5th पीरियड से 6th पीरियड, यहां पे हमारे पास 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं। दैट मींस F कंप्लीटली फिल्ड है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और कल ही हमने पढ़ा था कि F जो होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, यानी कि अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिपेल नहीं कर रहे, तो जो साइज इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं होता, और इसी को हम कहते हैं ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D और 5D सीरीज जो 5th पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता डी ब्लॉक के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है। आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम और हॉफनियम, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। मॉलिब्डेनम टंगस्टन, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। नियोबियम एंड टेंटेलम, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। सिंपल, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? दैट्स ऑल अबाउट यस्टरडेज क्लास। अब हम बढ़ते हैं KBD की तरफ। मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, 10:43 हो रहे, 10:45 पे KBD स्टार्ट हो जाएगा। कौन बनेगा डॉक्टर? और आपके स्क्रीन पे होंगे 1 by 1 क्वेश्चंस। 2 मिनट का जो टाइम दिया है, इसमें नोट्स रिवाइज करने हैं कर लो, नहीं करने हैं मत करो, बट उसके बाद रजिस्टर्स बंद हो जाने चाहिए। यस यस, आपके 2 मिनट स्टार्ट बेटा। 10:45 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। कर लो रिवाइज अच्छे से। मैं लिख रही हूं बेटा इंग्लिश में, डोंट वरी। तब तक आप रिवाइज करो। यस, सब लोग रेडी है बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप शो कर दो अगर आप लोग KBD के लिए रेडी हो तो। मैं देखती हूँ सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, क्लास में कितने फोकस के साथ बैठते हो। अगर आपका क्लास में फोकस हुआ तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बड़े बेटा मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बेटा, लिटिल बिट कोल्ड एंड कफ है, आज फीवर नहीं है। चलो बड़े बेटा क्वेश्चंस की तरफ 1 by 1। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, क्वेश्चन रीड आउट करेंगे पहले, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा,
क्योंकि जल्दी करने वालों की नीट में कोई जगह नहीं है, सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिंगल ऑप्शन इन द चैट बॉक्स। अगर 4 ऑप्शन आए ना तो नाम के साथ आज सुनाने वाली हूं मैं। यस बेटा, अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब तक आंसर नहीं आया। यस, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी आ रहा है कुछ बच्चों का, ओके, कुछ बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, मतलब फिर से 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है, चलो ठीक है। प्रतीक गुप्ता एंड काफी बच्चों का ऑप्शन सी है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। क्या दे दिया बेटा? सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम इस तरीके से होता है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, रुबिडियम। याद करो पीरियोडिक टेबल, इसीलिए याद करवाई थी, इसीलिए रटाई थी। अगर पीरियोडिक टेबल याद होगी तो एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना इजी है। भाई 3 ही तो चीजों का ध्यान रखना है। डाउन द पीरियड जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन सिर्फ बोरोन फैमिली के अंदर है, डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड 3D सीरीज, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। बस अब देखो यहां पे एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारे पास सेकेंड पीरियड है, और ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। इतना तो हमें पता है कि सेकेंड पीरियड से ज्यादा तो थर्ड पीरियड वालों का साइज होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लीना की रब से, रब यहां आएगा, फोर्थ पीरियड। तो इतना तो किसी को डाउट नहीं होगा कि यहां पर ये डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लीना की रब से, और मैग्नीशियम यहां पे होता है। अब एक बात बताओ, प्रायोरिटी किसे दोगे? प्रायोरिटी दोगे शेल नंबर को, जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा साइज होगा बेटा रुबिडियम का, रुबिडियम के बाद पोटेशियम का। क्लियर? पोटेशियम के बाद अब ये दोनों सेम पीरियड में आ गए, और सेम पीरियड में अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है मतलब सोडियम का मैग्नीशियम से ज्यादा है। यहां आ गया सोडियम और यहां आ गया मैग्नीशियम। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल क्या रहा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसने एक भी ऑप्शन में सिंबल नहीं बनाया, ग्रेटर और लेस देन। अगर यहां हम मात खा जाएं कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ही कंफ्यूजन है, अब क्या करें? आंसर तो हमारे सामने है, इसका ज्यादा होगा। तो बेटा इंक्रीजिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है ज्यादा से कम। तो जब जब क्वेश्चन में कम से ज्यादा पूछे तो कम वाला, ये कॉर्नर वाला ना इधर ये होता है इंक्रीजिंग, कम से ज्यादा, और डिक्रीजिंग होता है बेटा ये सिंबल, ज्यादा से कम। अब बता दो ऑप्शन क्या आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है? वेरी नाइस। जिनका सही है अपने मार्क्स लिखते जाना। जैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सब अपने मार्क्स लिखेंगे चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस? यस, जल्दी जल्दी से। क्या पूछा है? इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होती है? इनऑर्गेनिक इज इजी, लेकिन क्वेश्चन खेल जाता है बेटा हमारे साथ, क्वेश्चन खेल जाता है। हमें अगर सिर्फ रटना पड़े, पढ़ना पड़े, बेटा उस पढ़ने को अप्लाई करना सीखो, और अप्लाई करना हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं। इसलिए जो कहते हैं ना इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक इनऑर्गेनिक में ही होती है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी इसलिए इनऑर्गेनिक होता है क्योंकि टाइम तो कम लग रहा है, टाइम तो कम लग रहा है। वेरी नाइस, यही स्पीड होना चाहिए बेटा पेपर करने का। क्या आंसर आया? सबका ऑप्शन डी आ रहा है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस सिमिलर होती किसकी है? हमने जब एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो मैम ने एक चीज पढ़ाई थी कि जब हम 3D सीरीज में चलते हैं तो 3D सीरीज में एक वक्त ऐसा आता है जब आयरन, कोबाल्ट, निकल, याद आया बेटा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। रीजन क्या दिया था बेटा? यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो साइज जितना कम होता है उतना ही साइज इंक्रीज होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से।
तो इनका साइज बराबर होता है। तो हमें क्या लगता है भाई, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और पहले कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी दिया भी था आंसर, बट क्या आपने देखा बाकी ऑप्शंस क्या दे रखे, वो भी देखना जरूरी था। तो अभी आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अपनी जो बेटा 4D और 5D सीरीज होती है ना, इनका अप्रोक्सीमेटली साइज बराबर होता है। रीजन 14 लेंथेनॉइड आ जाते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से 4D और 5D में ज्यादा चेंज नहीं आता। चेंज नहीं आता तो इनका साइज लगभग बराबर होता है। तो देख लेते हैं, जिरकोनियम, हॉफनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। जिरकोनियम, हॉफनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन 4D 5D में प्रेजेंट है, इनका भी साइज बराबर होता है, इनका भी साइज बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया एकदम? किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक हो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है? बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा डॉक्टर में, ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। यस, पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ऑप्शन की लैंग्वेज को, उसके बाद आंसर करेंगे। यस बेटा, 1 by 1। यस यस बेटा, क्वेश्चन में पूछा है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, पहले तो याद करो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है भाई। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम कर देते हैं, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और मैंने बताया था वो उतना ज्यादा कौन शो करेगा, जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीबी है, और न्यूक्लियस के सबसे करीब एस होता है, देन पी, देन डी एंड देन एफ। अब रीड आउट कर लो ऑप्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, अच्छा। सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। पी से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, पी से कम होता है। और डी और एफ का तो वैसे भी नेग्लिजिबल होता है, राइट। तो डी और एफ का नेग्लिजिबल होता है। तो मोर करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी। क्लियर है? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से रीड आउट करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक खेल जाती है हमारे साथ। क्या बोला है क्वेश्चन में, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सीरीज, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, स्पीसीज होगा बेटा, ये मिस्टेक है, स्पीसीज। तो बच्चों यहां तक तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। स्पीसीज हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं जब पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर मिलना चाहिए। क्लियर? यस, बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। एनीवन एल्स? देखो बेटा, एक गलती जो यहां पर मैक्सिमम बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, डेफिनेशन याद है, सब कुछ याद है, बट वो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट बच्चा ध्यान रखना, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बस आप यहां से टोटल कर सकते थे। क्या आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन डी आ रहा है सबका। किसी को कोई भी डाउट, मैं सॉल्व करके बता दूं। चलो अगर आपने ऑप्शन डी बोला है तो पहले इसको जस्टिफाई करके देख लेते हैं। एन लिखा हुआ था -3, सल्फाइड था -2, क्लोरीन था -। यस बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, मतलब उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो अगर जितना माइनस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 7 + 3 हो गया 10। क्लियर? नेक्स्ट सल्फाइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। 16 + 2 किया, कितना आ गया 18। और क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। 17 + 1 किया, कितना आया 18। तो ये स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर हम पढ़ लेते विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और जल्दी इतनी है, पहला ऑप्शन दिखता है, अरे वाह सारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यही आंसर है। टाइम बचाओ, फिजिक्स की तरफ चलेंगे फिर, है ना। इनऑर्गेनिक को करो और फिजिक्स की तरफ चलेंगे। इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन कर लोगे, एक न्यूमेरिकल करोगे, नंबर 5, 5 4 20 और एक 4 नंबर मिलेंगे। और वहां पर भी अगर कैलकुलेशन गलती कर दी तो हो गया खेल। तो स्ट्रेटेजी बदलो, किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सोचो इसको इतना बेस्ट कर लेंगे, इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि मैम इनऑर्गेनिक का कितना वेटेज होता है। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, क्यों जानना है तुम्हें? जहां हाईएस्ट मार्क्स 720 हैं, तुम्हें क्यों जानना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? इतना तो प्रूफ हो चुका है कि कोई लिमिट नहीं है। नीट के पेपर में अगर 720 हाईएस्ट आ सकता है, बोर्ड की भी लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो ये तो पूछो ही मत क्या इंपॉर्टेंट है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी छोड़ा बाउंड्री पे आ जाओगे। और बाउंड्री पे नहीं रहना है, इस बार बाउंड्री पे नहीं रहना है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीडी में आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ग्रुप्स ऑफ एटम हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस? यस, इनमें से किसका एटॉमिक रेडियस बराबर होता है? यस बेटा, इनमें से किसका एटॉमिक रेडियस बराबर होता है लगभग? तो अभी हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। किसका एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर होता है बेटा? 3D सीरीज में फेकोनी का बराबर होता है, राइट। 3D सीरीज में फेकोनी का बराबर होता है, 4D और 5D सीरीज वालों का बराबर होता है। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कंपटीशन से बाहर। ऑप्शन काटना सीखो, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसा अटेम्प्ट करना है। ली बे ब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, कंपटीशन से बाहर। फेकोनी अच्छा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल लग रहा है, इनका साइज लगभग बराबर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फिर कल बाहर आई, डाउन द ग्रुप चल रहा है, साइज इंक्रीज होता है, कंपटीशन से बाहर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है एकदम? चलो ठीक है, क्लियर है ना एकदम? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना स्कोर लिखते जाना बेटा, स्कोर लिखते जाना, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गलत हुआ वो आगे कभी गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना अपन को, ठीक है। यस बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर गिवन बिलो। आधों के तो हवाइयां उड़ जाती है ऐसे क्वेश्चन पढ़ के। भाई मैम ने तो बोला था क्लास में कि एटॉमिक रेडियस याद नहीं करनी है। अरे कंपेयर तो कर सकते हो नालायकों, कंपेयर तो कर सकते हो। एटॉमिक रेडियस याद करने के लिए ना कल बोला था, ना आज बोलूंगी, ना कभी भी बोलूंगी, बट दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसने एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट आपको रटी हुई नहीं पूछी थी, कंपेयर करवा लिया। क्या बोला बेटा? आपको इतना तो पता है ना बेटा, फ्लोरीन और नियोन में से रेडियस ज्यादा किसकी होगी? वंडरवॉल, फ्लोरीन। हमें ये रटा हुआ था अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, और हम क्या करते? फ्लोरीन की ज्यादा। और ये क्यों भूल रहे हो? नोबल गैस वंडरवॉल रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई है, सबसे ज्यादा रेडियस तो इसकी होगी अलोंग द पीरियड। बोला था ना, एक्सेप्ट नोबल गैस, इसका ज्यादा होगा। और अगर इसका ज्यादा होगा तो देख लो कौन सा ऑप्शन जस्टिफाइड है। इसमें बराबर, इसमें बराबर, कंपटीशन से बाहर, कंपटीशन से बाहर, ये पहले कंपटीशन से बाहर, बचा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आंसर बिकम्स 1.60, 0.72। अब हमें क्या पता होगी भी कि नहीं होगी इतनी एटॉमिक रेडियस, बट हमारा आंसर सही है, हमें इसकी श्योरिटी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा। केबीडी कौन बनेगा डॉक्टर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? जल्दी से रीड आउट करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? इनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। मैम अब क्या करें? आपने ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा ये क्या चल क्या रहा है? ये बताओ कैसे पता चलेगा? भाई आपके पास इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है?
या तो इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करके एटॉमिक नंबर निकाल लो, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट निकाल लो, या ऑप्शन क्या है, इनका लास्ट शेल देख लो। लास्ट शेल इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि ये सारे के सारे एक ही लाइन में रहते हैं, मतलब ये सब एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा था ना हमने, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन हमें क्या बता देता है, पीरियड नंबर बता देता है। अगर इनका पीरियड नंबर पता चल चुका है तो ये भी पता चल गया कि भाई ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, तो 3p1 आएगा, फिर 3p3 आएगा, फिर 3p5 आएगा और इधर 3s2 आएगा। तो हमें नहीं भी पता, बट हमें इतना तो पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर डिक्रीज होता है तो उनमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिना किसी शक के ऑप्शन ए। क्लियर है? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। मेरे प्यारे नलायकों, नॉट को इग्नोर मत करना, तुमने इसको इग्नोर किया, इग्नोर करने में 1 सेकेंड लगेगा लेकिन -5 लेकर जाएगा ऐसा क्वेश्चन, -5। और हमें नीट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है केमिस्ट्री का, एक भी हमारी गलतियों से। अभी भी मैं बात करती हूँ उन बच्चों से, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अभी होने वाला है। उन्होंने पता है क्या बोला, मैम 696 आ रहे हैं लेकिन इजीली 715 आ सकते थे। मतलब दे नो आफ्टर एग्जाम कि हमसे ये गलती हो गई है। वो गलती क्यों होने दी, वो गलतियां नहीं होने देनी है, ठीक है, वो गलतियां नहीं होने देनी है। तो आपने पढ़ लिया ना नॉट करेक्ट, मैंने कहा ज्यादा के पीछे मत भागना, जितना करना अच्छे से करना, यही स्ट्रेटेजी होती है नीट की। जल्दी से बता दो बेटा, बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। देखते हैं उससे भी, अभी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आयोडाइड, आयोडीन, आयोडीन प्लस, कल ही सिखाया था। आयनिक रेडियस ऑफ एनायन इज मोर देन पेरेंट एटम एंड देन कैटायन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये कंपटीशन से बाहर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना, और हमेशा जब जब इसको मिस करोगे ना, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा होगा। सेकेंड में हमको दिया Mg+2 Na+NF-। कैसे पता चलेगा भाई, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रूफ कर देती हूँ। Mg+2 Na+F-। Mg+2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 11, 9। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसमें, 12 - 2 किया 10, 11 - 1 किया 10, 9 + 1 किया 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो मैंने उसके लिए क्या कहा था, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। Z जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी कम होगी। तो बस, क्या ये करेक्ट ऑर्डर है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर ये आना चाहिए था। तो दैट विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक करो गलत क्यों है। फॉस्फोरस +3, फॉस्फोरस +5 करेक्ट है एकदम, बिल्कुल। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एकदम करेक्ट है। तो कंपटीशन से बाहर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, करेंगे सॉल्व। यस बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस पूछा है, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा ऑप्शन में। यस, ऑप्शन डी आ रहा है काफी बच्चों का। चलो देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर पूछा है बेटा इस बार, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया टाइटेनियम, मैग्नीज। ये एक ही सीरीज के एलिमेंट है, हाँ जी बिल्कुल एक ही सीरीज के एलिमेंट है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, बिल्कुल ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है,
सब कुछ Z पे डिपेंड करता है। और हमें पता है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कंपैरेटिवली क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है मैग्नीज से। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होता अगर ये होता, तो ये ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। सेकंड देखो बेटा, भैया ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या लिख दिया, बेटा क्या करें, ये थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। 37 ये आइसोटोप दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, आइसोटोप दे रखा है, तो घबराना नहीं इसमें कोई, ये 35 वाला है। यस बेटा करेक्ट पूछा था, क्या ये करेक्ट है? आइसोटोप के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, आइसोटोप के बारे में हमने बात ही नहीं की, इनका तो साइज बराबर होना चाहिए था। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये भी क्या हो गया, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम और क्लोरीन को जब हमने चेक किया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, -1 करेंगे 18। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, +1 करेंगे 18। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है साइज उसका ज्यादा होना चाहिए था, ये भी कंपटीशन से बाहर। तो बचा कौन, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाई, क्योंकि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना कम होगा। तो बिल्कुल ये तो सही दे रखा है, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा। क्लियर है बेटा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बेटा रजिस्टर नहीं खुल रहे होंगे, मुझे एक्सपेक्टेशन है रजिस्टर नहीं खुलने चाहिए, सिर्फ आंसर होना चाहिए चैट बॉक्स में। इन एन आयन, एक एनायन के अंदर, एनायन क्या होता है बेटा, ये पेरेंट एटम होता है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो ये एनायन बन जाता है। अब बता दो, अब बता दो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। थैंक यू दीदी। यस बेटा क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर? एनायन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा, एनायन की बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एनायन बन गया। अब इस केस में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, अगर तुमने गलती की तो मैं अमित सर से आपकी कंप्लेन करूंगी, क्योंकि ये सब तुमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, और सर ने बहुत तारीफ की है तुम लोगों की मुझसे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, सर ने ये कहा है। देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं। यस जल्दी से बता दो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब कुछ आता है तुम्हें। यस क्या बोला है, इन एन एनायन क्या होता है बेटा, यस बेटा डी आंसर आ रहा है, डी बता रहे हैं सब, देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आता, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आता। प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा नहीं तो कोई भी एटम ले लो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने 11। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूं तो इलेक्ट्रॉन तो 12 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से अभी भी कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कंपटीशन से बाहर, प्रोटॉन्स तो मोर नहीं होते। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, कल ही तो पढ़ाया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो तब ज्यादा होगा जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये भी कंपटीशन से बाहर। रेडियस इज लार्जर देन न्यूट्रल एटम, क्या पूछा था, एनायन, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, लार्ज हो जाएगी। यस बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है एकदम? यस क्लियर है एकदम? बिल्कुल बेटा, मैं सर को थैंक यू बोल दूंगी तुम सबकी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो बेटा अब दिमाग लगाओ, अब कंबाइंड क्वेश्चन है, अब तक चल रही थी एटॉमिक रेडियस, अब आ जाओ। ये देखो चाय पी लो फ्रेंड्स, ये नुकसान है बस लाइव क्लास का, बाकी जो बच्चे फायदा उठाते हैं ना वो बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं लाइव क्लास का। यस जल्दी से बता दो बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the second inner transition elements lie in the range of, yes बताओ बेटा, inner transition elements हम किसे कहते हैं? yes बेटा बताया था डी ब्लॉक के अंदर। yes जल्दी से आंसर करेंगे इसका।
यस बेटा, पढ़ा था हमने एफ ब्लॉक के अंदर। कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है। यस बेटा, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस हम किसे बोलते हैं? इनर्ट गैसेस तो हम बोल देते हैं नोबल गैसेस को। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, नोटेड डाउन इन द नोट्स 2, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट उसने क्या बोला? सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स वाले मेंबर्स को। अब बता दो बेटा, एक्टिनॉइड्स का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है? तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? देखा सबने? एक्टिनॉइड सीरीज कहां से शुरू होती है? एक्टिनॉइड शुरू होती है एटॉमिक नंबर 89 से। बट एक्टिनियम इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर एक्टिनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो इसे तो हम काउंट नहीं करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो वहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 90 से लेकर 103। क्या है ये हमारे पास? एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इन्हीं को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बेटा? बाकी ऑप्शंस कंपटीशन से बाहर। देख रहे हो कितने क्लोज ऑप्शंस दिए थे, कितने क्लोज ऑप्शंस दिए थे कंफ्यूज करने के लिए, बट ध्यान रखना है। तो ये कंपटीशन से बाहर, क्योंकि 89 वाला ही नहीं है तो 88 वाला तो कैसे होगा? ये कंपटीशन से बाहर क्योंकि 89। एक्टिनियम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई वो कंपटीशन से बाहर हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस बेटा, सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114। हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, राइट? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब हमने आपको पढ़ाया था तो नेमिंग करना सिखाया था, और उनका फर्स्ट लेटर अगर लिख दिया जाए तो वो उसका सिंबल हो जाना है। तो ये जो 114 है, इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 के लिए यूज करेंगे अन, 1 के लिए यूज करेंगे अन, 4 के लिए यूज करेंगे क्वाड। तो इसका नाम क्या हो गया था? अनन क्वाडियम। अब इनका पहला सिंबल उठा लो बस, UN। क्लियर? तो U हमारे पास आ जाएगा यहां से, दैट इज UUD Q, UUQ। फर्स्ट लेटर उठाना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर उठाना है, UUQ, दैट इज द सिंबल। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो बाकी ऑप्शंस कंपटीशन से बाहर। क्लियर? ये है अनिल क्वाडियम 104 हो गया, अनिल नीलियम 100 हो गया, अन क्वाड नीलियम 140 हो गया। तो बाकी 3 ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर करेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अब रैपिड फायर क्वेश्चन, टाइम नहीं लगना चाहिए। कॉमन नेम करने हैं क्या? हाँ जी बेटा, कॉमन नेम नहीं है, वो सिंबल है। फर्स्ट लेटर याद कर लेने हैं बस, ठीक है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड? जल्दी से बता दो, 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जल्दी से देखो बेटा, 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। आपने 10th क्लास में मैजिक नंबर्स के बारे में सुना होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सुना है इन मैजिक नंबर्स के बारे में? नहीं सुना है? जल्दी से बता दो। सुना है बेटा? ठीक है, तो 1st पीरियड में मान लो हम नोबल गैसेस उठा लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। अगर इनका एटॉमिक नंबर भी याद करना है तो कैसे करते थे? इसका तो याद रख ही लो, ठीक है? 2 इसका हो गया, 2 + 8 किया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 10, 10 + 8 किया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 18, 18 + 18 किया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 36, 36 + 18 किया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 54, 54 + 32 किया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 86। याद है? ये याद है? इससे आप किसी भी पीरियड में प्रेजेंट किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो।
ये होते थे बेटा वो मैजिक नंबर्स। बट राइट नाउ मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो दैट इज इन फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप बता दो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है एकदम? दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज रियली वेरी इजी। कहां दिक्कत है ना? अगर कर नोबल गैसेज याद रखो, इनके एटॉमिक नंबर ऐसे बन गए, सेम एज इट इज किसी भी पीरियड का आप बता सकते हो, किसी भी पीरियड का। ठीक है? यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। इन लोथर मेयर कर्व कंबाइंड क्वेश्चन चल रहे हैं, रजिस्टर खुलने नहीं चाहिए। द एलिमेंट एट द पीक ऑफ द कर्व, पीक पे क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ। हमने एक कर्व पढ़ा था इस तरीके का, यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम होता है, यहां पर एटॉमिक मास होता है, हमारे पास कर्व्स आए थे। तो पीक पोजीशन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे, लीना की रब से फरियाद। डिसेंडिंग पोजीशन में अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। और असेंडिंग पोजीशन में थे हैलोजेंस, फिर कल बाहर आई। ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड नियॉन में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है एकदम? एक बच्चे ने ना इंस्टाग्राम पे वो क्लिप डाल दी जिसमें मैंने ये ट्रिक बता रखी है, तो बच्चे उस पर पता है क्या कमेंट कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए सुंदर कन्या, हमें सुंदर कन्या नहीं चाहिए। तो तुमको क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए वो टाइम आने पर पता चलेगा। ठीक है? जब टाइम आएगा ना तब पता चलेगा। अभी ना इस टाइम पे ना बहुत रहते हैं हम हवा में, लेकिन हम बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। ठीक है? तो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन करने वाला है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो किसका फंक्शन होती हैं? यस, याद करो, रिकॉल करो, सब याद आ जाएगा। ये देखो लाइन लग गई, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, बट रही है यहाँ पे, आ जाओ नालायक को। पढ़ लो पढ़ लो, सब मोह माया है, रखा रह जाएगा सब यहीं पे, कोई नहीं आने वाली। ठीक है? यस बेटा, आंसर बता दो, आंसर बता दो। सिंपल आंसर है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, एटॉमिक नंबर पे नहीं थी, एटॉमिक वॉल्यूम पे भी नहीं थी, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे भी नहीं थी। राइट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यस बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यस, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई श्राप थोड़ी दे रही हूं, मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। डॉक्टर बनोगे तो मिलेगी ना, ये भी तो तुम डिसाइड करोगे। अब सारे थोड़ी ना डॉक्टर बनते हैं, अगर सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो कंपाउंडर कौन बनेगा, नर्स कौन बनेगा? हाँ हाँ, और भी वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटल में। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अभी मेहनत कर ली, डॉक्टर बन जाओगे, और मेहनत कर ली, अच्छे हॉस्पिटल के बन जाओगे, और मेहनत कर ली तो हो सकता है सीधे कॉलेज से बाहर निकलो, प्लेसमेंट हो, और पता चले एक पेशेंट का तुम 1200 ले रहे हो, इतना फेमस हो जाओ बहुत जल्दी से। हाँ, तो सब कुछ पॉसिबल है, डिपेंड करता है अभी कितनी मेहनत कर ली, अभी की मेहनत डिसाइड करेगी। अभी थोड़ी मस्ती कर ली, मेहनत कम की, कोई बात नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्लेसमेंट थोड़े कम का होगा, उससे नहीं होगा तो क्या होगा? बस डिपेंड करो, अब तुम्हारा सर्किल तुम खुद डिसाइड करोगे। अभी जो दोस्त है ना, कुछ टाइम के ही है, कुछ टाइम के ही है, अगर वो फॉरएवर रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे दोस्त डॉक्टर होंगे, कंपाउंडर होंगे, या ऑफिस के वर्कर्स होंगे, या वो सब कुछ तुम डिसाइड करते हो। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, अभी नहीं समझ आता है, बाद में समझ आता है। काफियों को तो आ गया होगा। ठीक है? तो सब मुंह माया है। देख लो बेटा, सिंबल फॉर द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर, किस एटॉमिक नंबर को बता रहा है बेटा? ये किस एटॉमिक नंबर को बता रहा है? यस, अन अन बीएम, अन
अनबियम। किससे बता रहा है बेटा ये? 112 रियल 112 को बता रहा है। तो आंसर इज बी। बोलने वालों पिटोगे बहुत ज्यादा, ऑप्शन डी आएगा। बी बोल रहे हैं अभी भी। क्लियर? यस, डी फॉर डॉली मैम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लॉक 30 एटॉमिक नंबर 30 जिंक कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? जल्दी से बता दो। वैसे तो अब हमको याद हो चुके हैं पीरियोडिक टेबल, और अगर आप एलिमेंट का नाम दोगे तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि भाई जिंक तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन नहीं पता होता तो क्या करते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते, लास्ट रिटन ऑर्बिटल हमें क्या बता देता कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। एग्रीड? एग्रीड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सारे रैपिड फायर क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड्स स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही पढ़ना बेटा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ये नोट्स में सब कुछ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लाइव क्लास लेने का रीजन यही है कि जो मिस्टेक्स की हैं वो रिपीट नहीं करनी है नीट के पेपर में। वो मिस्टेक्स रिपीट मत करना बेटा। आपसे ज्यादा आपको पढ़ाने वाले टीचर को दुख होता है जब पता होता है ना कि यार ये बच्चा इतना अच्छा था। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे खुद के, बहुत मेहनत करते थे, लगे रहे 11th 12th, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ एक साथ नहीं मिलता बेटा। मेहनत करनी है, बस अपन को अपनी गलतियां सुधारनी है और मोटिवेटेड रहना है, ये ध्यान रखना, हमेशा खुद पे भरोसा करते रहना। अल्कली मेटल विच इज रेडियो एक्टिव, कौन सा अल्कली मेटल है जो रेडियो एक्टिव है? तो अल्कली मेटल कौन थे? लीनाकी, रब से, फरियाद। फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है? बाकी ऑप्शन कंपटीशन से बाहर, बाकी सब तो थे भी नहीं। ये तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आ गए, वो पी ब्लॉक का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द एलिमेंट्स विद बिलोंगिंग टू चाल्कोजन फैमिली। यस बेटा, चाल्कोजन फैमिली कौन सी फैमिली को हम बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोल लो, चाल्कोजेंस बोल लो, किसे बोलते हैं बेटा? यस बेटा, यस बेटा, चाल्कोजेंस। चाल्को का मतलब होता है बेटा ओर, जेंस मतलब प्रोड्यूसिंग। ओर्स प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हम बोलते हैं ग्रुप 16 को। ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो यहां पर ओल्ड स्टाइल से टीपो में सिर्फ सल्फर प्रेजेंट था। जो नाइट्रोजन फैमिली है दे आर नोन एज निक्टोजेंस एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल gaps were left for the element to be discovered later. Which of the following elements found in the place of periodic table later? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको बाद में जगह मिली थी? यस, जल्दी से बता दे बेटा, जल्दी से बता दे, बिना किसी शक के, बिना किसी शक के जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा यहां पर। यस 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 यस, ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों सिलिकन नहीं है? सिलिकन के तो नाम पे जगह छोड़ी थी, ई का सिलिकन तो हमने याद किया था ना बेटा। सीधा सीता गीता अलग है, बीएससी नहीं एमटेक करो तो सीता गीता, गीता फॉर जर्मेनियम। क्लियर हो गया बेटा? एकदम वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चंस, लास्ट 5 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? कितने एलिमेंट्स थे? कितने एलिमेंट्स थे बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? यस, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। क्लियर? तो बाकी ऑप्शंस कंपटीशन से बाहर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगेन अ रैपिड फायर क्वेश्चन। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो हम अरेंजमेंट करवाते हैं एलिमेंट्स का इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट इज बेस्ड ऑन दियर। वो किस पे बेस्ड है? बताओ जल्दी, किस पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ना,
कंपटीशन से बाहर, एटॉमिक मास नहीं था। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज, कर दिया कंफ्यूज। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? अगर ना पता हुआ तो हो गई गलती। दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज वर्टिकल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज, करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज वर्टिकल कॉलम्स, होता तो है लेकिन अरेंज तो ऐसे किया था ना, राइट, कंपटीशन से बाहर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द ग्रुप, गलत बात कर रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ मेटल M इज इन द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, अच्छी बात है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और भी अच्छी बात है। What will be the formula of its oxide? अब देखो बेटा, ग्रुप 1 वाले जितने भी हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो आपको वैलेंसी निकालनी आती है, वैलेंसी भी 1, तो उनकी वैलेंसी 1 है। तो अगर कोई मेटल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो ऑक्साइड स्टैंड फॉर O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला क्या बनेगा? M2O। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्लियर? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स? ग्रुप 18 एलिमेंट्स को अदर किस नेम से जाना जाता है? नोबल गैसेस, हाँ जी बिल्कुल। अल्कली मेटल, ना जी, ये तो ग्रुप 1 वाले होते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो? अल्कलाइन था बेटा, ये अल्कली अर्थ मेटल भी बोलते थे, दैट इज ग्रुप 2, कंपटीशन से बाहर। हैलोजन ग्रुप 17, कंपटीशन से बाहर। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक एकदम? आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का रैपिड फायर लास्ट क्वेश्चन। विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं? अरे अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है। यस बेटा, कौन से ग्रुप के एलिमेंट जाने जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से? ग्रुप 1 2, ना जी, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 13 to 18, ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 3 to 12, हाँ जी। ग्रुप 1 to 8, ना जी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो अल्कली और अल्कलाइन हो गए, और ग्रुप 8 3 to 8 तो होता ही है, तो वो कंपटीशन से बाहर। करेक्ट है एकदम। बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लास्ट 10 क्वेश्चंस, रैपिड फायर है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। कंडीशन क्या है? क्वेश्चन पूरा पढ़ना। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ऑप्शंस वेरिएट नहीं करेंगे, सारे बच्चे एक ही आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट? ये गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में, ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी, आप तो बस इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को रहने दो बेटा, नॉर्मल एलिमेंट नहीं यहां पर होगा। क्लियर? पी ब्लॉक एलिमेंट होता है या तो फिर कुछ तो होता है, इसको रहने दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू अल्कली मेटल? यस बेटा, इनमें से कौन सा अल्कली मेटल से बिलोंग करता है? क्वेश्चन नंबर 27। अल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा हुआ होगा एस के अंदर, वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन बी, क्योंकि लास्ट रिटन ऑर्बिटल हमें किसके बारे में बताता है? ब्लॉक के बारे में, लास्ट रिटन ऑर्बिटल। तो यहां पे कौन है बेटा? एस ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक है तो इस केस में ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अल्कली मेटल उसे ही तो बोलते हैं ग्रुप 1 को। क्लियर है बेटा एकदम? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, ये रैपिड फायर है लेकिन सोच समझ के आंसर करना, सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, उसके बाद आंसर करना। क्लियर? क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट दिया है टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज 6। मैम हमें नहीं पता,
भाई आपको ये तो पता है कि ब्रोमीन, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी मैंने आपको कुछ का मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया था, वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, तो रहते तो लिक्विड स्टेट में है। कौन कौन थे बेटा? गैलियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सीजियम, फ्रेंशियम एंड रुबिडियम। इन 4 का मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया था, तो बेटा इसे ऐड कर लेना नोट्स में। ये जो 6 एलिमेंट होते हैं ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। 6 एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हीलियम नोबल गैस में कंसीडर कर लेते हैं हम। तो मेटल तो पहला लिथियम ही होता है, ये भी करेक्ट है। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। 6th पीरियड कौन सा होता है? जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं और एस ब्लॉक वाले भी होते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब कुछ होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर बोला आयोडीन इज गैसियस एलिमेंट। अच्छा ना, आयोडीन तो कैसे स्टेट में होता है बेटा? सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर? तो डी स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन हो गया आंसर डी। क्लियर हो गया एकदम? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड आफ्टर 105 इन द पीरियोडिक टेबल इज। अब आधे तो सोचेंगे मैम यहां तक तो हमें पीरियोडिक टेबल ही याद नहीं है, और अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो हम क्या करें? IUPAC नेम पूछा है ना भाई। अब आप खुद बताओ 105 के बाद क्या आएगा? 106 ही तो आएगा, कुछ और थोड़ी ना आएगा। और अगर 106 आएगा तो नाम क्या होगा? अननिल हेक्सियम। कुछ गलत पूछ लिया क्या उसने? बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा लगता है ये तो हमें पक्का नहीं आता होगा, और हमें ये आता था। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा एकदम? और जो बच्चे पूछ रहे थे, कल काफी बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम ये जो क्वेश्चंस आप करवाते हो क्या इन्हें हम नोट्स में ऐड करें? हमें टाइम लगता है बहुत करने बेटा। या आपको नहीं बेटा, मैं 11th-12th को भी करवाती हूँ, वो तो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल का भी काम करते हैं। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, एंड यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट, जितनी ज्यादा चीजें आपको मिल रही है, राइट। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल करने हैं क्लास में, ठीक है। कॉपी में अलग से कॉपी बनाना हो, अलग से कॉपी बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और वो क्वेश्चंस करने के बाद ना ऊपर लिखना है तुम्हारे कितने सही थे और कितने गलत थे, जितने गलत थे वो कौन से थे, और वो जिंदगी में गलत ना करना आगे, ठीक है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 118 विल बी। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में बोल दिया एटॉमिक नंबर 118 है, तो वो इनमें से क्या होगा? हमें ये पता है भाई, हमें ये पता है नोबल गैस है, ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 में से कोई होगा, या अल्कली मेटल ग्रुप 1 में से कोई होगा। तो यहां काम आते हैं अब मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर हम 118 में से -32 करें, क्या 118 में से -32 करें तो कितना आ रहा है बेटा? यहां से आ रहा है 86। क्लियर? -32 क्या 86 आया, दैट मीन्स 86 कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या क्या है हमारे पास? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो यानी कि ये इसी पीरियड से बिलोंग करेगा। फिर भी अगर आपको ये भी एटॉमिक नंबर याद ना हो, फिर -32 करना था, फिर -18, फिर 18, तो आपके पास कोई ना कोई ग्रुप तो आपको मिल ही जाना था। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अपना नोबल गैस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा यस, कौन बनेगा डॉक्टर में? क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय। यस, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे।
और हमें मानना है एनसीईआरटी को, ठीक है। यस, क्या आ जाएगा बेटा करेक्ट आंसर? यस बेटा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज एग्जिबिटेड बाय, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का? ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट, NS1 से लेकर 2n-1 D1 to 10। क्लियर? बिल्कुल कंपटीशन से बाहर, ये तो बिल्कुल ही गलत दे दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। क्लियर एकदम? यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, याद रखने हैं, ये कॉपी नहीं खुलनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, NS क्या से क्या होता है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, क्या पूछ लिया? अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है तो वो कौन से, कहां से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में? अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 33 एटॉमिक नंबर है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, तो कैसे पता करेंगे हम? या तो हमें एटॉमिक नंबर सबके याद हो, या तो हमें सबके एटॉमिक नंबर याद हो, नहीं तो हमें मैजिक नंबर्स को याद रखना है। कैसे मैजिक नंबर्स याद है हमें? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। क्या एटॉमिक नंबर है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। तो इतना तो पता चल गया। कितना पता चल गया बेटा? ये फर्स्ट पीरियड से है, ये सेकंड पीरियड से है, ये थर्ड पीरियड से है, ये फोर्थ पीरियड से है। तो 33 जहां भी प्रेजेंट है उसकी नेक्स्ट नोबल गैस 36 है, यानी कि वो जो भी है वो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। अगर वो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है तो -18 करके देखो, -18 करोगे तो आपके पास इस एलिमेंट का नाम आ जाएगा, फिर -8 करोगे तो इस एलिमेंट का नाम आ जाएगा। तब तक तो पता कर लोगे। अगर आपके पास सेकंड, उसका जो सेकंड पीरियड है उसका कोई ग्रुप आ जाए, उसका कोई मेंबर आ जाए, तब तो आप पता कर लोगे कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो 33 में से हमने क्या किया? 33 में से यहाँ पे हमने माइनस किया 8। 33 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 25 आया। फर्दर हमने -8 किया तो हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट आ गया बेटा? जल्दी से बताओ बेटा। वो हमारे पास आ गया ग्रुप 15 का एलिमेंट, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। क्लियर? क्लियर? क्लियर है एकदम? यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एन एलिमेंट हैव 56 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। किसे कहते हैं बेटा? ये पढ़ा है आपने, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, एंड इफ इट इज आइसोटोनिक विद दिस। आइसोटोनिक विद दिस का मतलब क्या है? हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। विच ग्रुप एंड पीरियड डस इट बिलोंग? वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर, जल्दी से बता दो। तो क्या करोगे? चीजें ध्यान से लिखो। 56 एक एलिमेंट है, उसको हमने एक्स मान लिया। 56 न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ बेटा कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 56 है। और अगर ये एक्स एलिमेंट वाई के साथ आइसोटोनिक है, यानी कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर दोनों के न्यूट्रॉन्स सेम हैं, दोनों के न्यूट्रॉन्स सेम हैं, तो यहां पर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है y, नीचे 30 ऊपर 60। तो y के न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 60, एटॉमिक नंबर 30, तो हमारे पास 30 क्या है? न्यूट्रॉन्स। और अगर 30 न्यूट्रॉन्स हैं इसके, तो x के भी 30 न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 56 के बराबर है, तो प्रोटॉन कितने आ गए 56, न्यूट्रॉन माइनस हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 30, कितना आ गया बेटा 56 माइनस 30 किया 40, 50, 26 आ गया। 26 प्रोटॉन्स हैं। अब बताओ 26 प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर 26, और अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो किसका होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन होता है, आयरन है तो आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, 4th पीरियड, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो शक्तिवान करे मना फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th ग्रुप। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सबको एकदम क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन, एकदम क्लियर है बेटा एकदम। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, इट बिलोंग्स टू डैश ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब बताओ ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। यस बेटा, यस, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, एफ ब्लॉक का होता है। ये कौन सा एलिमेंट दे रखा है, 4f7 5d1 6s2, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। कौन सा एलिमेंट था, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है बेटा एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू द फैमिली इंडिकेटेड। कौन सा एलिमेंट उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता जिसका नाम उसके सामने दिया हुआ है। कॉपर इज अ कॉइनेज मेटल, हाँ जी बिल्कुल हमने पढ़ा था, ये आंसर एकदम सही है। बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बिल्कुल अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जिंक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ना जी, जिंक तो 3D सीरीज में आता है, शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले, कॉपर जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं है, टिपिकल एलिमेंट है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ये गलत दे रखा था, डू नॉट बोला था ना। क्लियर। जिनॉन नोबल गैस है, हाँ जी जिनॉन नोबल गैस है। तो यहां पर हमारा आज का केबीडी होता है खत्म। अब जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर किसके 35 में से 35 क्वेश्चन सही हैं। पहले वो बच्चे हैंड रेस करेंगे। यस, सब लोग थम्स अप और हर्ट्स के साथ रिप्रेजेंट करोगे कि किसके 35 में से 35 आ रहे हैं। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम नया टॉपिक शुरू करना है। यस यस, जल्दी 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 से बता दो बेटा। थर्टी फाइव में से 35, ठीक है। देखा बेटा, अभी हमने, अब 2 मिनट की बात, उसके बाद क्लास चालू अपनी। हमने कितने क्वेश्चन किए, 35। क्या एक भी क्वेश्चन टफ था? अपने मन में पूछना, क्या एक भी क्वेश्चन टफ था? नहीं। क्या एक भी क्वेश्चन उन चीजों से अलग था जो अब तक हमने पढ़ा? नहीं। क्या ऐसा था कि हमारे 35 से 35 नहीं आए? प्रेजेंस ऑफ माइंड, फोकस, कंसंट्रेशन, रिवीजन पावर। नीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्रोचेबल नहीं है, सब कुछ अप्रोचेबल है। डिफरेंस किस चीज का है? हमारा कंसंट्रेशन, हमारा हार्डवर्क। मैंने अभी जो क्वेश्चन करा है, अगर तुम पूछो कि मैम ये नीट में आएंगे क्या, मैं नहीं बोलूंगी कि हाँ ये नीट में आएंगे, आ भी सकते हैं, लेकिन हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, और हमारा कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है पढ़ाई को लेकर। किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझना ये सिली है, किसी भी टॉपिक को नहीं समझना ये इजी है।
जो गलतियां होती है ना, अगर पेपर में गलती होनी होती है तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन में भी गलती होती है, पॉलीमर से आए हुए एक सिंगल लाइन के एनसीईआरटी की लाइन से उठे हुए क्वेश्चन में गलती होती है, बट क्वेश्चन तो वो भी उतना वेटेज रखता था बेटा, क्वेश्चन तो वो भी वेटेज रखता था, हमने उसको कम क्यों समझा? क्या उससे हमें 4 नंबर नहीं मिल रहे थे? मिल रहे थे। तो बेटा ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप लोग ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड हो, आपको पता है हमें लाइफ में क्या करना है, हमारा टारगेट नीट है, अपने लक्ष्य पे फोकस करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बट किसी भी चीज को कम मत समझो। जब गलती होनी होती है ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस में होती है, राइट? तो रिवीजन इज रिक्वायर्ड, रिवीजन 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 करते रहना बेटा, और अपने ऊपर भरोसा रखना, हार्डवर्क करते रहना। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, सोचना भी मत कि हम हमारी क्लास को बाद में देख लेंगे, ना मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी ना आप रिस्पॉन्सिबल होगा, आप लोग बैकलॉग करते रह जाओगे, करना तो आप नहीं है, करना आप नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखो बेटा, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, 1 तारीख से ऐसा लगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बट आपको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है, या आपको नहीं है, मेरा भी दुख है, बट कोई बात नहीं। आप ये सोचो कि नेक्स्ट दिवाली आपके अपने फेवरेट एमबीबीएस कॉलेज में मने, तो अभी से मोटिवेटेड रहना, ये 2 दिन की छुट्टी में फिजिकल रिवाइज करनी है, ये मान लेना, और अभी जो चल रहा है उसको रिवाइज कर लेना बेटा। आज की पूरी क्लास लगभग क्वेश्चन में निकली है, लगभग क्वेश्चन में भी निकली है, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है बेटा क्वेश्चन से। एक आप चीजों को रोज रटते रहोगे उसमें वो मजा नहीं है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो लगता है यार देखो ये आता था फिर भी गलत हुआ, आपको वो पता चलना चाहिए, ठीक है? तो अभी से बोल रही हूँ बेटा, अभी से हैप्पी दिवाली मत करो, मैं 3 को भी क्लास लूंगी, ठीक है? तो क्लास अपनी होनी है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्ट बेटा, बैलेंस कर लेना। मुझे पता है घर पे काम भी होगा, सबके घर पे काम होगा, लेकिन वो काम को ऐसे बैलेंस करना बेटा, जब क्लास पढ़ो तब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो। लगता है नहीं लाइफ बैलेंस कर हो पा रहा है, सुबह सुबह घर में बहुत लोग आ रहे हैं, मत करो, टाइम वेस्ट मत करना कि आधी क्लास सुनी आधी ऊपर से निकाल दी, ठीक है? सो अच्छे से पढ़ना बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ही इजी टॉपिक है, शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल पढ़ाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, कोई भी एटम है, उस एटम के, देखना ध्यान से, वो रहा एटम, ये रहा एटम, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसकी शेल्स है। कल भी पढ़ाया था बेटा मैंने इसके बारे में, कल भी पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था मैम। किसी भी शेल के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम की, एटम बोले तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज कभी नहीं होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, to remove an electron from the outermost, from the outermost shell of the isolated gaseous atom, isolated gaseous atom, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो कोई एटम ए है, उस एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, इस पे ए प्लस आ गया और ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसे हम बोलेंगे डेल्टा H1, ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या हो गई ये बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसी में से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी डेल्टा H, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने सेम एटम में से, और उसी में से जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? A+3। ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा आ गया बेटा? दैट इज डेल्टा IE3। क्या कहलाएगी?
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर इस केस में अभी तो क्लास चलेगी 12:30 तक, है ना? हाँ हाँ, तो ये क्या है बेटा हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। वन बाय वन जो हम आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वन बाय वन जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ बेटा, दैट इज पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें से इसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज सेकेंड एंड दैट इज थर्ड। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। दैट मीन्स ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जहां पर एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अंशुल डिसूजा बोल रहे हैं मैम आई एम बीमार। बेटा जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास लेनी थी ना, सेम डे आई एम ऑल्सो बीमार। क्लियर? तो बेटा ये तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है बेटा कि हम पढ़ना चाहते हैं, आपको तो सिर्फ सुनना है। मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है बेटा, ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना सिंसियरली ले रहे हो। आपकी तबीयत खराब होती, आप पेपर देने नहीं जाते? जाते ना, जाते ना बेटा पेपर देने। तो अपनी बीमारी को अभी सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, तबीयत का ध्यान रखो। हेल्थ इज ऑलवेज फर्स्ट, एग्रीड। लेकिन जैसा पॉसिबल हो सकता है, आपको ऑफलाइन क्लास में नहीं आना पड़ रहा है, आप हमारे सामने बैठे नहीं हो, आप आराम से लेट कर भी क्लास ले सकते हो, लेकिन क्लास लो, ठीक है? तो ये बीमारी और ये बहाना शादी ये सब चलता रहेगा। जो नहीं चेंज होने वाला है वो आपकी नीट का पेपर और नीट का सिलेबस, ठीक है? देखो ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? क्या करनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। काहे देनी पड़ती है भाई? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन तो रखेगा ना भाई, और अगर अट्रैक्शन रखेगा तो अब देखो, मान लो ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ये रामलाल है और ये पिंकी है, ठीक है? अब इस केस में जो पिंकी के घर वाले हैं वो रामलाल से शादी नहीं करवाना चाहते, तो क्या करेंगे? वो इसको इससे दूर रखेंगे। इससे दूर रखेंगे तो पिंकी क्या अपने आप मान जाएगी? नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि रामलाल इज अट्रैक्टेड बाय पिंकी एंड पिंकी इज अट्रैक्टेड बाय रामलाल। तो क्या होगा इस केस में? इस पिंकी को इससे अलग करने के लिए घर वालों को एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। पिंकी को घर के अंदर रखना पड़ेगा, इसको इससे दूर रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेल्टा एच ई 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर उसी में से निकालना है तो इसे IE2 बोलते हैं। और सेम एटम के लिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना? दैट फॉर सेम एटम, स्लाइड ले लेती हूं बेटा, एक मिनट बस। क्या ध्यान रखना बेटा? ये चीज, ठीक है? फॉर सेम एटम, delta HIE1 is always less than delta HIE2 is always less than delta HIE3। मैम इसका क्या मतलब है? मैम इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आया, और वो क्या बना था बेटा? A+। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो बना A+2, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो बना A+3। अब एक बात बताना बेटा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कल ही हमने पढ़ा था। तो जिसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, जिसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ चुका है। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसी को तो बोलते हैं डेल्टा IE2।
तो जब जब हम सेम एटम की बात कर रहे हैं, जब जब हम सेम एटम की बात कर रहे हैं, उस केस में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी, सेम एटम, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से भी ज्यादा होगी। क्लियर? थर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से भी ज्यादा होगी, दैट इज बट फॉर सेम एटम। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? अब जिनको लिखना था वो लिख लें बेटा, टाइम दे रही है मैम आपको, टाइम दे रही है मैम आपको। क्लियर? क्लियर? लिख लिया? यस बेटा। नेक्स्ट बेटो एक बात बताना, खुद बताना, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी या उतनी ज्यादा होगी? अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकलने के लिए तैयार है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन है, अरे ऑलरेडी घर से अगर रामलाल ही पिंकी को छोड़ देगा तो घर वालों को कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे? नहीं एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लेकिन इफ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन कम है, अगर रामलाल रेडी नहीं हो रहा पिंकी को छोड़ने के लिए, अगर रामलाल रेडी ही नहीं हो रहा पिंकी को छोड़ने के लिए, तो घर वालों को एफर्ट ज्यादा देने पड़ेंगे, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकालने के लिए। राइट? क्लियर? एकदम एकदम क्लियर है बेटा? यस। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू डोनेट। ठीक है, तो अब हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है या जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उसे हम डेल्टा आई एच से भी डिनोट करते हैं। क्या मैं लिख सकती हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन बिटवीन रामलाल एंड पिंकी? रामलाल और पिंकी के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, घर वालों को एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। राइट? तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रामलाल, अरे यार, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है नालायको? क्लियर हो गया होगा बेटा ये वाला पॉइंट सबको, कि डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बेटा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट सबको? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? शुभम शिंदे जी बोल रहे हैं मैम रामलाल अच्छा इंसान हो सकता है। अरे तुम क्या दलाल लग रहे हो उसके, हैं? बता रहे हो रिश्ता पक्का करवाने वाले हो क्या तुम दोनों का? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं काम की बात पे। ठीक है, रामलाल पिंकी से बाहर आ जाओ बेटा, अब एकदम स्क्रीन पे ध्यान दो। इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो वो जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं, IE1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, IE2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, अगर उसकी वैल्यू 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है, या फिर 965 से 1450 किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी और किलो जूल पर मोल में इतनी, अगर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस इस चीज के बीच में है, तो उस केस में हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। बेटा कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कब आता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कब आता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो वो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिफरेंस है अगर वो 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का है तो उस केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्या? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? ये पॉइंट है। और अगर ये फैक्ट बेस्ड बात है बेटा, और अगर उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज का डिफरेंस 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो, और अगर 965 से 1450 किलो जूल पर मोल से क्या हुआ बेटा इसमें हुआ, तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि एनर्जी अगर इससे भी ज्यादा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उस केस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से ज्यादा स्टेबल है। फिर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा पॉइंट क्या है हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रामलाल एंड पिंकी। तो हियर न्यूक्लियस बोले तो रामलाल, और इलेक्ट्रॉन बोले तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले तो पिंकी। क्लियर है एकदम? यस बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब किस किस पर डिपेंड करती है। अब एक बात बताना, दिमाग लगाना और सोचना, ठीक है? मुझे लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, न्यूक्लियस है, हाँ जी न्यूक्लियस है, रामलाल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? पिंकी, ठीक है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है? पिंकी। मान लो जो एटम का साइज है, एक एटम का साइज है इतना छोटा, और एक एटम का साइज है इतना। तो अगर ऐसा है तो इस केस में ये रहा रामलाल और ये रही पिंकी, ये रहा रामलाल और ये रही पिंकी। दोनों में से डिस्टेंस किस में ज्यादा है? जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अलग करना आसान होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दोनों को अलग करना इजी होगा। तो घर वालों को कम एनर्जी देनी पड़ेगी पिंकी को अलग करने के लिए। मानते हो नहीं मानते हो? और अगर दोनों का डिस्टेंस कम है, दोनों का डिस्टेंस कम है तो दोनों को अलग करना इजी नहीं है, क्योंकि अभी अट्रैक्शन ज्यादा है। जब लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम है। तो क्या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एटम की रेडियस जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। बोल सकते नहीं बोल सकते? पहले तो तुम लोग बता दो। क्या समझ आया मैंने क्या पॉइंट बोला? कि भाई एटम का साइज जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। किस किस के बीच में भाई? किस किस के बीच में? रामलाल और पिंकी के बीच में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा। अट्रैक्शन उतना कम होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो क्या रिश्ता आ गया? क्या रिश्ता आ गया? दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है? से नो मैम, इस बॉक्स की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? बढ़े आगे, इसको इधर लिखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या फर्दर थ्योरी रिक्वायर्ड है यहाँ पे? यस बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, Z इफेक्टिव। क्या लिखा हुआ है बेटा? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव की फुल फॉर्म सबको पता है? बता दो मैम। पता है। Z इफेक्टिव स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फुल फॉर्म आप खुद लिख लेना, ठीक है? ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस पे नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल चार्ज फील करता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल चार्ज फील करता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये दो चीजों पे डिपेंड होता है, अट्रैक्शन पे भी और रिपल्सन पे भी। अट्रैक्शन होता है रामलाल और पिंकी के बीच में, और रिपल्सन होता है पिंकी और बबीता के बीच में। दोनों सिमिलर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रास्ते में बबीता भी है। तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस बोले तो रामलाल और पिंकी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, और अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो उस केस में घर वालों को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी दोनों को अलग करने के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, लिख सकते हैं, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा दोनों को अलग करने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो हम यहां से सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है बेटा? पढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? यस, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब रामलाल के वो दोस्त जो रामलाल के बहुत अच्छे करीबी हैं, वो रामलाल को दूर रख रहे हैं। कैसे? पिंकी को बाहर की तरफ रिपेल करके। और अगर वो पिंकी को बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं तो रामलाल और पिंकी के बीच में एक दीवार खड़ी हो रही है। और अगर रामलाल और पिंकी के बीच में ऑलरेडी एक दीवार खड़ी हो जाएगी तो रामलाल और पिंकी के बीच में तो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा। और अगर रामलाल और पिंकी के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो घर वालों को एनर्जी कम देनी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, बिकॉज एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस the attraction between the nucleus and the outermost electron decreases, and that attraction decreases so that the energy required to remove an electron from the outermost shell of the isolated gaseous atom also decreases. मान गए? अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? हम क्या बोल सकते हैं बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव उतना कम, अट्रैक्शन उतना कम, अट्रैक्शन जितना कम, एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो यहां से सीधा सीधा क्या लिख सकती हूं बेटा? दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा? पेनिट्रेशन पावर होती है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्या होती है बेटा? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो पेनिट्रेशन पावर इज ऑल अबाउट दैट इज क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, दैट इज क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस। तो बेटा अगर मान लो सेम शेल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो हमें ये पता है s ऑर्बिटल is more close to nucleus as compared to p orbital of same shell. Therefore, it is hard, comparatively hard, to remove electron from s orbital as compared to
p ऑर्बिटल। क्या बताना चाह रहा है बेटा ये पॉइंट? अगर हम सेम शेल के अंदर है, अगर सेम शेल के अंदर है और एक का लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s ऑर्बिटल के अंदर और एक का लास्ट इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल के अंदर, तो दोनों में से हमें कंपैरेटिवली एनर्जी कहां ज्यादा देनी पड़ेगी? जो सेम शेल होती है उसमें s ज्यादा करीबी होता है न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली टू p, तो उस केस में s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसको समझेंगे बेटा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? एक मैं स्लाइड ले लेती हूं ऊपर। देखो बेटा, देखो ये देखो यहां पे ध्यान से, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 4। बोरोन का कितना होता है बेटा? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। हम कंपेयर कर रहे हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है। दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किससे बेटा? सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर दोनों के दोनों सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं तो अब इस केस में हो क्या रहा था? दोनों में अगर हम साइज कंपेयर करें तो फिर बोरोन और बेरिलियम में से बेरिलियम का साइज ज्यादा है, और अगर इसका साइज ज्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी। बट ये जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का रीजन मैं आपको समझा रही हूं कि क्यों बेरिलियम और बोरोन में से जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है और ये जो p ऑर्बिटल होता है, शेल नंबर तो दोनों का 2 है, दोनों सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका p में प्रेजेंट है, इसका s में प्रेजेंट है, और s कंपैरेटिवली टू न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है तो इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट्स वाई जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। रीजन पेनिट्रेशन पावर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताना चाहता है? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा बेटा, वहां पे आपको पढ़ाया गया था बेटा कि जो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इज स्टेबल और स्टेबल होने का रीजन क्या होता है बेटा? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिक। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक होता है इस वजह से। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड वाले स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होते हैं वो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते। तो जो स्टेबल है ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता ना लेना चाहता। मतलब अगर रामलाल पिंकी शादी कर लें, ठीक है, वो स्टेबल हो गए। अब अगर घर वाले उनको अलग करना चाहते हैं, भाई स्टेबल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली भी, और दोनों की शादी हो चुकी है। अब अगर घर वालों को उन्हें अलग करना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर? दैट मीन्स हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों में आपको एनर्जी कंपैरेटिवली और ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इस केस में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अगर 2p3 के इलेक्ट्रॉन्स में फिलअप करूं बेटा 1 2 3, और 2p4 के इलेक्ट्रॉन्स में फिलअप करूं 1 2 3 4। अब इस केस में ये कैसा है बेटा? हाफ फिल्ड है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसके ये सिमेट्रिक भी है। 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छे लग रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत नाइंसाफी है, गलत बात है। ठीक है, तो अब इस केस में ये सिमेट्रिक है, स्टेबल है। तो अब इसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो होगी
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। होना क्या चाहिए था, साइज इसका ज्यादा है, साइज जिसका ज्यादा एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए थी, लेकिन रीजन क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा देनी पड़ेगी नाइट्रोजन को एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अब अगर मैं बात करूं इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। और अगर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब इन दोनों में से ये हाफ फिल्ड हो चुका है और ये कंपैरेटिवली 2p2 है, तो अगर अब ये हाफ फिल्ड है तो अब ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां इलेक्ट्रॉन देने, यहां पे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। कंपेयर कर सकते हो, सेम एज इट इज मैग्नीज में होता है, मैग्नीज का होता है 3d5 क्लियर, तो उधर भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कहाँ एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट कि इसका ट्रेंड क्या फॉलो होता है अलोंग द पीरियड। यस बेटा, अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है बेटा बताओ, उसके अकॉर्डिंग इसका हम आंसर लिखेंगे। अलोंग द पीरियड जाने पर साइज क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्लियर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी इन एक्चुअल क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। दैट इज द जनरल ऑर्डर। बाकी तो 5 फैक्टर हमने लिख ही लिए, और जो 5 फैक्टर हमने लिखे उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्शंस के रीजन भी निकाल लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करते हुए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये जो सेकेंड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम इनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा इनका एटॉमिक नंबर, तो दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी और ऑर्डर होना चाहिए था कुछ इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या, यहां पर 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक आ जाता है बेरिलियम बोरोन के बीच में और एक आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। क्या रीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे आगे तो हीलियम प्रेजेंट है, हीलियम सबसे आगे है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है बेटा, दैट इज 2s1, इसका हो जाता है 2s2, इसका हो गया 2s2 2p1, इसका हो गया 2s2 2p2, 2s2 2p3, और इसका हो गया 2s2 2p4, इसका हो गया 2s2 2p5, और इसका हो गया 2s2 2p6। अब इस केस में यहां पे एक्सेप्शन का क्या रीजन है बेटा, यहां पे एक्सेप्शन का रीजन है कि बेरिलियम और बोरोन, यहां पर कौन सा एक्सेप्शन का रीजन है बेटा, पेनिट्रेशन पावर। रीजन समझ में आ गया होगा, जो एस ऑर्बिटल होता है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। वहीं पे बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहां पे क्या आ गया, नाइट्रोजन कंपैरेटिवली हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो यहां पे एक्सेप्शन का रीजन है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल है, जब स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
यहां पर ये ऐसे हो जाएगा और यहां पर ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो फाइनल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? फाइनल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लिखना चाहें दैट फाइनल ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज सबसे कम लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है यहां तक? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने यहां पर आपको निकाल के दी है, जल्दी से बता दो बेटा। हाँ जी बेटा, मैंने पढ़ लिया, 1 बजे से फिजिक्स की क्लास है, कोई बात नहीं, बस लास्ट 5 मिनट सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का एक ट्रिक बता रही हूं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, एक एक्सेप्शन याद रखना, बस एक एक्सेप्शन याद रखना, बाकी हम खुद बना लेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन याद रखो बेटा? बेरिलियम बोरोन वाला और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, ठीक है। अब अगर इसी सेकेंड पीरियड की आपसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, क्या किया जाए बेटा? इसी सेकेंड पीरियड की आपसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो क्या करोगे? देखो बेटा ध्यान से क्या करोगे, देखो इसकी सेकेंड अब पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का ऑर्डर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो मैं जो बोल रही हूं ट्रिक एक बार में सुन लेना और फिर करना तुम नहीं है। तो क्या करो, लिथियम से पहला एलिमेंट कौन सा होता है? हीलियम। तो इनको 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दो, सुनना फिर से, बेरिलियम को बोरोन लिखो, कार्बन को नाइट्रोजन लिखो, 1 बिफोर एलिमेंट का नाम लिखो और फिर उनका IE1 का ऑर्डर निकाल लो। फिर जो ऑर्डर आए वापस जिसको जो नाम दिया था वो वापस दे दो। सुनने में ऐसा लग रहा है मैम क्या चल रहा है ये? रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम एज इट इज लिख दो, फिर जब अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो 1 बिफोर एलिमेंट का नाम लिख दो, फिर उनका एक ऑर्डर निकाल लो, ऑर्डर निकाल के जिसका जो ऑर्डर आया है फिर से उसको वो नॉमेनक्लेचर कर लो। मतलब हमसे पूछा गया सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अब इस केस में क्या है हमारे पास? हमारे पास एलिमेंट्स है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दो। तो बेटा लिथियम को क्या बोलोगे? लिथियम से एक पहले कौन आता है? हीलियम। बेरिलियम को क्या बोलोगे? लिथियम। बोरोन को क्या बोलोगे? बेरिलियम। कार्बन को क्या बोलोगे? बोरोन। नाइट्रोजन को क्या बोलोगे? कार्बन। ऑक्सीजन को क्या बोलोगे? नाइट्रोजन। फ्लोरीन को क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। नियोन को क्या बोलोगे? फ्लोरीन। अब इनका IE1 का ऑर्डर लिखो। अगर इसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर लिखना पड़े तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा? हीलियम। हीलियम के बाद कौन आएगा बेटा? हीलियम के बाद कौन आएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद, इसमें तो एक्सेप्शन था तो किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन एज इट इज, फिर बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से, फिर लिथियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, और लिथियम कौन छूट गया बेटा? लिथियम भी आ गया, बेरिलियम भी आ गया, बोरोन रह गया ना। हाँ देखो, तो ऑर्डर में क्या आ गया? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आ जाएगा इधर बोरोन, बोरोन के बाद आ जाएगा लास्ट में लिथियम। तो मैंने क्या कहा, सुनो सुनो सुनो, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जब जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा जाए, 1 बिफोर एलिमेंट का इन्हें नाम दे दो और इनकी IE1 का ऑर्डर निकाल लो। 2 एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे। अब क्या करो, अब जिसको जो नाम दिया था उससे वो नाम वापस ले लो। आपने लिथियम किसको बोला था? लिथियम आपने बोला था बेरिलियम को। बोरोन किसको बोला था? कार्बन को। बेरिलियम किसे बोला था? बोरोन को। कार्बन किसे बोला था? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन किसे बोला था? फ्लोरीन को। नाइट्रोजन किसे बोला था? ऑक्सीजन को।
फ्लोरीन किसे बोला था? नियोन को। और हीलियम किसे बोला था? लिथियम को। ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। किसका? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का। समझ आया क्या किया? देख लो एक बार अच्छे से, देख लो पहले एक बार अच्छे से। देख लो एक बार अच्छे से क्या करना है, ये ट्रिक है। क्लियर? बाकी आपकी चॉइस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर निकालो, बस क्या करो, IE1 के 2 एक्सेप्शन याद रखो। IE1 के 2 एक्सेप्शन याद रखो। अगर IE1 पूछा जाए किसका? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का। 1 बिफोर एलिमेंट का नाम दे दिया, उसके बाद क्या करो बेटा, उनका IE1 का ऑर्डर निकाल लो, फिर जिसको जो नाम दिया था वो वापस दे दो, IE2 आ जाएगा। ठीक है? इसको वापस रिवाइज करना, पढ़ना, ना समझ में आए अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क है, क्योंकि ये सेम जो 2 एक्सेप्शन है ना बेटा, बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले, ये थर्ड पीरियड में भी फॉलो होते हैं। तो आपका होमवर्क है IE1, IE2 और IE3 का ऑर्डर निकालना है। किसका? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का पूरा ऑर्डर। सेम इसी तरीके से मैम IE3 में क्या करना होता है, ट्रिक बताओ। IE3 में जैसे यहां पर जस्ट 1 बिफोर एलिमेंट लिखा था ना, यहां पर उसमें 1 बिफोर का भी बिफोर लिखना होता है। मतलब बोरोन को लिखोगे लिथियम, कार्बन को लिखोगे बेरिलियम, नाइट्रोजन को लिखोगे बोरोन, ऑक्सीजन को लिखोगे कार्बन, फ्लोरीन को लिखोगे नाइट्रोजन, नियोन को लिखोगे ऑक्सीजन। नॉमेनक्लेचर कर देना 1 बिफोर एलिमेंट का, फिर उनका IE1 का ऑर्डर निकालना, फिर उनको जो जो नाम दिया था, जिसको जो दिया था वो निकाल लेना। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का तो IE3 का ऑर्डर निकाल के लाओगे, और थर्ड पीरियड का IE1, IE2, IE3 तीनों निकालना है। क्लियर? तीनों निकालना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा रह गया बस। बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, चलो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बस एक पॉइंट बताना था बेटा, वो पॉइंट सुन लो बस। लास्ट पॉइंट मैंने आपको कहा था ना, 2 मिनट रहेगा ना, 2 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं। द बिगेस्ट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिगेस्ट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे देता है। कभी भी अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हो सक्सेसिव लाइन से, IE1, IE2, IE3, IE4, तो उस केस में जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम डिफरेंस होगा वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे देगा। मतलब मान लो ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का डिफरेंस कितना है, 500 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 का डिफरेंस कितना है, 1700 किलो जूल पर मोल। दोनों में से ज्यादा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो जिसका ज्यादा डिफरेंस है ना, उसका जो लोअर वैल्यू होता है n का, वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता है। तो यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसकी बात कर रही हूं। रिपीटिंग वंस अगेन, जब जब आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस दे रखा हो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम डिफरेंस होता है, उसका जो लोअर वैल्यू होता है n का, वो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैस, यहां से हमारी अगली क्लास शुरू हो जाएगी। अल्कली मेटल, IE3 ऑफ अल्कलाइन, IE2 ऑफ अल्कली, ये स्टेटमेंट को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रूव करूंगी और आपको इस स्टेटमेंट के बारे में सोचना है। होमवर्क याद रखना, होमवर्क करके आना, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ ले, उसके बाद क्वेश्चन करें, या फिर कल हम सिर्फ पढ़ लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत रखना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। ठीक है।